हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता वेटर के साथ अंदर की ओर बढ़ी। उसने देखा कि कमरा काफी अच्छी तरह से लैवेंडर फ्लावर से सजाया गया था। इप्शिता उसे देखकर मुस्कुराई। तभी उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी, जो बीच में रखी एक मेज पर बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु को देखा, वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर की ओर बढ़ी। अभिमन्यु जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसने इप्शिता के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इप्शिता भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में दिया। अभिमन्यु ने बड़े ही जेंटलमैन की तरह इप्शिता के बैठने के लिए उसकी कुर्सी को खिसकाया। इप्शिता बैठते ही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच। वैसे आपकी मॉडलिंग के काफी ज्यादा फैन हो गए हैं, देखा हमने। आप तो काफी ज्यादा फेमस हो गई हैं, लेकिन इतनी फेमस होने के बाद हमें मत भूल जाइएगा। अभिमन्यु सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोला। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीरे से शर्माते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी आप हमारे फैन तो नहीं है ना। इप्शिता हंसते हुए बात बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने कहा, वैसे सच बताएं तो हमें ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। एक तरह से देखा जाए तो जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हाँ, हम जानते हैं कि आपको थोड़ी तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन अब जब हम आपके सक्सेसफुल करियर को देख रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से ये बात बोल रहा था। इप्शिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसे इस बारे में बात करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, बाय द वे, आप ये बताइए कि आप यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर मुस्कुराया। उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आपसे मिलने के लिए तो हम पूरे दिन का वेट कर सकते हैं, तो ये 1 घंटे का वेट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम तो पिछले 6 महीने से ही सिर्फ आपके साथ होने का इंतजार कर रहे थे। इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, क्या हमने आपको 1 घंटे तक वेट कराया, और पिछले 6 महीने, उस बारे में तो हमें पता भी नहीं था। अभिमन्यु इप्शिता के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से उसका हाथ थपथपाते हुए बोला, इट्स ओके, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम खुद ही आपके सामने नहीं आए थे क्योंकि हम आना नहीं चाहते थे, और वो सब कुछ जरूरी भी था आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इप्शिता ने सफाई देते हुए कहा, हाँ, और हमें कुछ पता ही नहीं था इन सब के बारे में। बस आज क्या है ना, नंदिनी कार लेकर चली गई थी तो हमें कैब बुक करनी पड़ी। आप तो जानते ही हैं, कैब में थोड़ा टाइम लगता है, फिर यहाँ मुंबई का ट्रैफिक, इसी वजह से हमें इतना टाइम लग गया। इस पर अभिमन्यु ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या खाएंगी आप, ऑर्डर करिए। ये सुनकर इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, खाकर तो हम भी कुछ नहीं आए हैं, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या ऑर्डर करें। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आप आराम से देख लीजिए, हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। इतना बोलकर अभिमन्यु आराम से कुर्सी का टेक लगाकर बैठ गया। वो इप्शिता के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराता जा रहा था। इप्शिता ने अपने लिए 2 डिशेस ऑर्डर कीं। अभिमन्यु ने वेटर को बुलाकर उसे खाना लाने के लिए कहा। वो चुपचाप इप्शिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। इप्शिता ने अभिमन्यु को नोटिस किया। उसने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या बात है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमारे फेस पर कुछ लगा है क्या। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, हम तो बस ये देख रहे हैं कि आप पहले से और भी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु इप्शिता के करीब जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, जरूरी तो और बहुत कुछ है, एंड आई लव यू इप्शिता। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसके गाल एकदम लाल हो गए थे। तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप खुद नहीं जानती कि हम आपसे कितना प्यार करने लगे हैं। इप्शिता उसकी बात सुन रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा, और आपकी उस अवंतिका का क्या। जैसे ही इप्शिता ने अवंतिका का नाम लिया, अभिमन्यु का मुंह बन गया।
उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज इप्शिता, अब आप अवंतिका का नाम लेकर हमारा मूड खराब मत करिए। वैसे भी हम अब उसे पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल चुके हैं। वो वैसे भी हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती थी। और अब अगर कोई लड़की है जिसने हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा कर रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हाँ, हम जानते हैं अब आप ये बोलेंगी कि हमने तो आपसे कहा था कि हम अभी तक अवंतिका से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब सच बताएं, हमें शायद तब इस बात का एहसास ही नहीं था। लेकिन जब आप हमसे दूर हुई, इन 6 महीनों में हम आपसे एक बार भी बात नहीं कर पाए, तब हमें अपने सच्चे प्यार का एहसास हुआ कि अवंतिका के साथ हमारा जो कुछ भी था शायद वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। सच्चा प्यार किसे कहते हैं वो हमें तब समझ आया जब आप हमारी लाइफ में आईं। अभिमन्यु पूरी फीलिंग्स के साथ ये सारी बातें बोल रहा था। इप्शिता बस चुपचाप उसकी बात सुनती जा रही थी। तभी अभिमन्यु ने एकदम ही सीरियस होकर कहा, अब आप प्रॉमिस करिए कि आप कभी भी हम दोनों के बीच में अवंतिका का नाम नहीं लेंगी, प्लीज, क्योंकि हमारे लिए अब अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। भले ही अवंतिका हमारी लाइफ की पहली लड़की थी, लेकिन आप अब हमारी लाइफ की आखिरी लड़की होंगी। अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर इप्शिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने इप्शिता के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं। वो इप्शिता के बिल्कुल करीब जाकर उसके गाल पर किस करने लगा। जैसे ही अभिमन्यु के होंठ इप्शिता के गाल पर छुए, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अभिमन्यु उसे इस तरह शर्माते देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। अभिमन्यु इप्शिता से दूर हो गया। तभी वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर अंदर आया। उसने उसे मेज पर रखा। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी। समर्थ ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाकर उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब हमारी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोलिए कि आप हमसे प्यार नहीं करती या आपने कभी भी हमसे प्यार नहीं किया। अर्पिता काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। उसने समर्थ के हाथों को अपने गाल पर से हटाया। वो अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, प्लीज समर्थ, अभी आप यहाँ से जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। समर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता, आपको ऐसा लगता है कि हम आपको यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर जाएंगे? अर्पिता समर्थ की बात सुनकर अपनी आंखों को कसकर बंद करने लगी। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। समर्थ उसके करीब आया, उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, आप ये आंसू डिजर्व नहीं करती हैं। सच बताऊं तो आप जिसके लिए रो रही हैं वो इंसान आपको कभी डिजर्व नहीं करता था। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। आप इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करिए और इसे जयराज को भेजवा दीजिए। अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं समर्थ, आप समझ नहीं रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मासा और भाईसा। अर्पिता बोल ही रही थी कि समर्थ उसके करीब गया। उसने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, बस बहुत हुआ अर्पिता, कब तक आप दूसरों के बारे में सोचती रहेंगी? कभी अपने बारे में भी सोचा करिए। मासा और अभिमन्यु क्या सोचेंगे, उसके लिए आप कब तक खुद को ऐसे ही दर्द देती रहेंगी? बस करिए सबके बारे में सोचना। खबरदार, अगर अब आपकी आंखों से एक आंसू भी निकला, अगर आप उस जयराज के लिए एक और बार रोईं, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम उस जयराज को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए चुपचाप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि वो आदमी आपको डिजर्व नहीं करता। वैसे भी आप उसके लिए कैसे रो सकती हैं जो आपके सामने दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाता हो? समर्थ इतना बोलकर चुप हुआ। अर्पिता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। समर्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या लग रहा था अर्पिता आपको कि हमें इस बारे में पता नहीं होगा? हमें सब कुछ पता है। उस इंसान ने आपको कितनी तकलीफें दी हैं, फिर भी आप उसके बारे में इतना कुछ सोच रही हैं। कम ऑन अर्पिता, आप और मैं जानते हैं कि आप इतनी स्ट्रांग हैं कि उस आदमी के बिना आप बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ बिता सकती हैं। इसलिए अब आपको उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। जाइए, रोना धोना बंद करिए, हमारे साथ मासा के पास चलिए, हम उन्हें सारा सच बताएंगे। इतना बोलकर समर्थ ने डाइवोर्स पेपर उठाया और वो अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता उसकी बातें सुनकर कुछ सोच रही थी। समर्थ उसके पास आकर बोला, आप क्या सोच रही हैं अर्पिता? अर्पिता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, समर्थ, अगर हम आपसे कुछ कहें तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? इतना बोलकर अर्पिता ने अपने आंसू पोंछे और वो समर्थ की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 142। अर्पिता उसकी बातें सुनकर कुछ सोच रही थी। समर्थ उसके पास आकर बोला, आप क्या सोच रही हैं अर्पिता?
अर्पिता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, समर्थ, अगर हम आपसे कुछ कहें तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? इतना बोलकर अर्पिता ने अपने आंसू पोंछे और वो समर्थ की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगी। समर्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस एक बार बोलकर तो देखिए अर्पिता। अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, समर्थ, वो हम अभी माँ सा से इस डाइवोर्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी वो कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों, ये तो बहुत बड़ी बात है अर्पिता, हमें लगता है कि माँ साहब को ये बात पता होनी चाहिए। अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम जानते हैं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम अभी माँ साहब को ये बात बताने के लिए तैयार नहीं हैं। समर्थ अर्पिता की बात सुनकर कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी अर्पिता ने कहा, प्लीज समर्थ, आप हमें समझाने की कोशिश मत करिए, हमने बहुत सोच समझकर ही फैसला लिया है। हम अभी मासा को इस डाइवोर्स के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि मासा की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो इतनी ज्यादा टेंशन में एक और टेंशन लें। अगर ये डाइवोर्स की बात मासा को पता चली तो वो परेशान हो जाएंगी, फिर वो जयराज जी से बात करने के लिए यहाँ बुलाएंगी, फिर वो यहाँ आकर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं कि अभिमन्यु भाईसा के यहाँ पर ना होने पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरह से चाचा चाची मासा के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसके बाद ये सब अभी एकदम से अगर मासा के सामने आएगा तो हमें नहीं पता वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी। इतना बोलकर अर्पिता समर्थ की तरफ देखने लगी। समर्थ ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन अर्पिता, आज नहीं तो कल हमें आपको ये बात मासा को बतानी ही होगी। अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं, हमें आज नहीं तो कल बताना ही होगा, लेकिन हम अभी ये बात मासा को नहीं बता सकते। प्लीज आप भी हमसे प्रॉमिस करिए कि ये डाइवोर्स वाली बात आप मासा को नहीं बताएंगे। अगर हमारी वजह से मासा को कोई तकलीफ हुई तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप मासा को ये बात नहीं बताएंगे। समर्थ ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर कब बताने वाली हैं आप मासा को ये बात? अर्पिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यही कोई 3-4 दिनों के बाद जब मासा की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें बात बता देंगे, और हो सकता है तब तक भाई साहब भी यहाँ पर आ जाएं, और वो आ जाएंगे तो सब कुछ संभाल ही लेंगे। अर्पिता ने समर्थ से इतना बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब आप भी हमसे वादा करिए। समर्थ ने हाँ में सिर हिलाया और अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ओके, आई प्रॉमिस, हम मासा को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अभिमन्यु के आने पर आप खुद उन दोनों को पूरी बात बता देंगी, है ना? इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। तभी समर्थ ने देखा कि अर्पिता काफी ज्यादा उदास थी। समर्थ आगे बढ़कर बोला, अर्पिता, प्लीज आप हमारे लिए एक फेवर करेंगी? जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, अर्पिता ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बोलिए, कैसा फेवर? अर्पिता की बात सुनते ही समर्थ ने उसके हाथ को बड़े हल्के हाथों से सहलाया और उसके बिल्कुल नजदीक आकर उसके माथे को छूते हुए बोला, प्लीज आप उस जयराज की वजह से खुद को दर्द नहीं देंगी। आप हमसे वादा करिए कि आप उस आदमी की वजह से अपनी बाकी की जिंदगी खराब नहीं करेंगी, और प्लीज एक बार सारी चीजों को ठंडे दिमाग से सोच कर देखिएगा और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। और प्लीज आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अभिमन्यु और मासा क्या सोचेंगे। हम जहाँ तक अभिमन्यु को जानते हैं, वो आपको जितना प्यार करता है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा कुछ भी होता तो अभिमन्यु भला आपको राणावत परिवार से यहाँ लेकर नहीं आता। आप जानती हैं ना, जब अभिमन्यु आपको यहाँ लेकर आया था तो उसने आपसे क्या कहा था? अर्पिता समर्थ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, और जिस तरह से समर्थ उसे कंफर्ट कर रहा था, अर्पिता पहले से काफी ज्यादा शांत हो गई थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम आपकी बात जानते हैं और हमें याद है भाई सा ने हमसे क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा हमारा साथ देंगे और हमें कुछ भी गलत सुनने और सहने की जरूरत नहीं है। समर्थ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप इतना कुछ क्यों सुनती और सहती थी बेवजह। समर्थ ने थोड़े से गुस्से में ये बात कही और वो अर्पिता का हाथ नहीं छोड़ रहा था, और तभी अर्पिता ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, समर्थ, हम समझ गए आपकी बात, अब आप जा सकते हैं यहाँ से।
इतना बोलकर अर्पिता अपना हाथ उसके हाथ से हटाने लगी और उसने जैसे ही अपना हाथ हटाया, समर्थ ने अर्पिता के चेहरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, क्या आप सच में हमें एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज एक बार हमारी बात मानकर हम पर भरोसा करके देखिए, हम कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अर्पिता समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और जिस तरह से समर्थ ने ये बात उससे कही थी, वो बस उसकी तरफ देखते ही रह गई थी। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए थे और दोनों में से कोई भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी अर्पिता ने ही अपनी नजरों को दूसरी तरफ किया और वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, समर्थ, अभी हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज। इतना बोलकर अर्पिता ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। समर्थ उसे ऐसा करते देखकर अपने मन में बोला, पता नहीं कब अर्पिता हमें समझ पाएंगी, कब उन्हें हमारी फीलिंग्स पर यकीन होगा कि हम सच में उनसे कितना प्यार करते हैं। इतना बोलकर समर्थ ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे उसके कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही समर्थ उसके कमरे से बाहर निकला, अर्पिता पीछे मुड़ी और समर्थ को जाते हुए देखने लगी। उसने अपना सर पकड़ा और वही बिस्तर पर बैठ गई। समर्थ चुपचाप वहां से बाहर निकला और वो घर से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर अभिनव पर पड़ी, जो महल के बाहर बने बगीचे में टहल टहल कर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे। उसे देखकर समर्थ एक पल के लिए वहीं पर रुका और उसे घूरते हुए देखने लगा। अभिनव की नजरें जैसे ही समर्थ पर गई और वो बात करते करते रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समर्थ अभी भी वहीं खड़ा उसे घूरते हुए देख रहा था और वो समर्थ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह देखोगे। समर्थ ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और अपना हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, तुम और हैंडसम किस गलतफहमी में हो? इतना बोलकर समर्थ वहां से जाने लगा। तभी अभिनव ने उसके सामने आकर कहा, वैसे तुम अभिमन्यु के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम यहाँ पर क्यों रहते हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? समर्थ उसकी ये बात सुनकर उसे घूरते हुए देख रहा था। तभी समर्थ ने उसे बड़े ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा घर हो या ना हो, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब अभिमन्यु जब यहाँ पर नहीं है तो तुम जैसे लोगों को देखने के लिए किसी को तो यहाँ पर होना पड़ेगा ना। बस तुम ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ हूँ। जब तुम यहाँ से जाओगे तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। और वैसे भी अगर ये घर मेरा नहीं है तो तुम्हारा भी कौन सा है? समर्थ की बात सुनकर अभिनव बिल्कुल चुप हो गया और उसने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, ये तो बहुत ही मुंहफट है। मुझे तो लग रहा था ये कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन इसने तो, जैसा लग रहा है, पहले ही मेरे सारे सवालों का जवाब सोच रखा था। खैर कोई बात नहीं, मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो इससे बहस करना बेकार होगा। इतना बोलकर वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी पीछे से नरेंद्र चलकर आया और उसने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतना बोलकर नरेंद्र समर्थ को घूरते हुए देखने लगा। अभिनव ने कहा, कुछ नहीं डैड, बस इससे थोड़ी सी बातें कर रहा था। समर्थ चुपचाप वहीं पर खड़ा था और तभी समर्थ ने नरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, क्यों चाचा जी, क्या मैं अभिमन्यु के भाई से बात नहीं कर सकता? नरेंद्र ने जैसे ही समर्थ की ये बात सुनी, वो एक कदम आगे आए और समर्थ को घूरते हुए बोले, समर्थ, तुम इस घर के बेटे नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन सारी चीजों से दूर रहो। और वैसे भी अभिमन्यु यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें अभिमन्यु बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। समर्थ नरेंद्र की बात सुनकर समझ गया था कि नरेंद्र किस तरह से चिढ़कर उससे ये बात बोल रहा था। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला अभिमन्यु तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अभिमन्यु की जगह पर होता तो शायद अभी आप ये सब जो कर रहे हैं वो कभी ना कर पाते। अभिमन्यु तो दिल का बहुत अच्छा है, उसने तो सिर्फ आपको जेल पहुंचाया था। लेकिन अगर आप मेरी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते तो मैं किस हद तक गुजर जाता, ये बात तो आपको पता भी नहीं। इसलिए शुक्र मनाइए कि मैं अभिमन्यु जैसा नहीं हूँ। इतना बोलकर समर्थ वहां से जाने लगा। तभी नरेंद्र गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, और कब तक पड़े रहोगे यहाँ? तुम्हें अपने घर जाने का होश है या नहीं? कब तक यहाँ हमारे टुकड़ों पर पलोगे? टू बी कंटिन्यूड।
क्या अर्पिता मानेगी समर्थ की बात, या उसके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है समर्थ के लिए? और क्यों छुपा रही है वो डाइवोर्स वाली इतनी बड़ी बात अपनी माँ से? और कैसा रिएक्शन होगा अभिमन्यु और उसकी मासा का इस डाइवोर्स वाली बात पर? क्या लगता है आपको, उसकी बात छुपाना सही है या फिर उसे अभी बता देना चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 143। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला अभिमन्यु तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अभिमन्यु की जगह पर होता तो शायद अभी आप ये सब जो कर रहे हैं वो कभी ना कर पाते। अभिमन्यु तो दिल का बहुत अच्छा है, उसने तो सिर्फ आपको जेल पहुंचाया था। लेकिन अगर आप मेरी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते तो मैं किस हद तक गुजर जाता, ये बात तो आपको पता भी नहीं। इसलिए शुक्र मनाइए कि मैं अभिमन्यु जैसा नहीं हूँ। इतना बोलकर समर्थ वहां से जाने लगा। तभी नरेंद्र गुस्से से तिरमिलाते हुए बोला, और कब तक पड़े रहोगे यहाँ? तुम्हें अपने घर जाने का होश है या नहीं? कब तक यहाँ हमारे टुकड़ों पर पलोगे? समर्थ ने उसकी बात सुनकर फिर से उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप चाहें मुझे भड़काने के लिए कितना भी कुछ बोल लीजिए, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और जब तक अभिमन्यु नहीं आ जाता, आपको मुझसे थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। सच बताऊं तो आपको इस तरह मुझे इतनी प्रॉब्लम होते देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कम से कम अभिमन्यु के ना होते हुए आपको किसी का तो डर है। इतना बोलकर समर्थ जानबूझकर फिर से मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था उसके इस तरह से मुस्कुराने पर चाचा जी खिसिया रहे हैं। वो वहां से जा ही रहा था कि नरेंद्र ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की, और मैं तुमसे क्यों डरूंगा? समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर आप मुझसे नहीं डरते तो फिर आपको इस तरह मेरा रास्ता रोकने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, नरेंद्र ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और वो उसके सामने से हट गया। समर्थ इस तरह मुस्कुराकर वहां से बाहर निकल गया। समर्थ के जाते ही नरेंद्र ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अभिमन्यु के साथ साथ इस समर्थ का भी कुछ न कुछ तो करना होगा। अभिनव, जो नरेंद्र की तरफ देख रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा, ये लड़का तो बिना वजह ही इन्हें सुनाकर चला गया। सोचो, ये ऐसा है तो अभिमन्यु जो इतने सालों तक कुंवर सा था, वो कैसा होगा? मैं तो अब उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। अभिनव इतना बोलकर नरेंद्र की तरफ देखने लगा। तभी नरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो अभिनव, अंदर चलते हैं। अभिनव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वे लोग अंदर की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता अभिमन्यु के साथ उस रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी, और वहीं अभिमन्यु का पूरा ध्यान इप्शिता पर था। वह बस यूं ही अपनी प्लेट पर खाना निकालकर बैठा हुआ था। और वहीं इप्शिता, जो घर से कुछ भी खाकर नहीं आई थी, उसे काफी भूख लगी थी। वो चुपचाप अपनी प्लेट में रखी हुई डिश को खा रही थी और अभिमन्यु उसे इस तरह खाता देखकर मुस्कुराता जा रहा था। इप्शिता की नज़र जब अभिमन्यु पर गई तो वो खाते खाते रुक गई और उसने थोड़ा हैरानी से पूछा, क्या बात है, आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर बोला, क्योंकि आप इतनी ज्यादा क्यूट लग रही हैं कि हम क्या बताएं, हम आपकी तरफ से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और उसने धीरे से कहा, कुछ भी मत बोलिए और चुपचाप खाना खाइए। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और तभी इप्शिता ने दोबारा खाना शुरू किया और तभी उसके होठों के पास थोड़ा सा सॉस लगा। उसे इस तरह देखकर अभिमन्यु इप्शिता के बिल्कुल करीब जाते हुए बोला, हमें नहीं पता था आपको इतनी भूख लगी होगी। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर अपने हाथ से चम्मच प्लेट पर रखते हुए बोली, सॉरी, वो एक्चुअली। इप्शिता थोड़ा सकपका गई थी। जिस तरह से अभिमन्यु ने उसे टोका था, हम भी बिल्कुल पागल हैं, क्या हम नॉर्मली बैठकर खाना खा रहे हैं? भूल जाते हैं कि हमारे सामने उदयपुर के कुंवर सा बैठे हुए हैं, हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए था। इप्शिता इतना बोलकर अपने मन में ही खुद को डांट रही थी और तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने इप्शिता के बिल्कुल करीब जाकर कहा, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, और वैसे भी आप इस तरह से खाते हुए बहुत क्यूट लग रही थीं। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्शिता बिल्कुल चुप हो गई
और अभिमन्यु धीरे से मुस्कुराया। वो उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों को देख रहा था, क्योंकि इप्शिता के अपर लिप्स पर सॉस लगा हुआ था और अभिमन्यु उसके होठों पर लगे सॉस को साफ करने जा रहा था कि तभी वो ऐसा करते करते रुक गया और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे सोचकर अभिमन्यु के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। और इप्शिता उसे अपने इतने करीब देखकर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या बात है अभिमन्यु, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ये बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराया और उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसने इप्शिता के होठों के पास अपना होंठ ले जाकर उसके अपर लिप्स पर लगे हुए सॉस को लिक कर लिया। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता के होठों पर अपने होंठ रखे, इप्शिता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली और अभिमन्यु ने जैसे ही उसके होठों का सॉस साफ किया, उसने मुस्कुराते हुए इप्शिता की तरफ देखा। इप्शिता ब्लश कर रही थी, उसका पूरा चेहरा गुलाबी पड़ गया था और इप्शिता के फेस को इस तरह रेड होते देखकर अभिमन्यु मन ही मन मुस्कुराने लगा और वह थोड़ा सा पीछे होकर बैठ गया। इप्शिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम पर किस तरह से बिहेव करे। वह अभिमन्यु से अपना मुंह छुपाए या फिर उससे कुछ कहे। इप्शिता के लिए ये मोमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन वह अभिमन्यु के किस को फील करके काफी ज्यादा स्पेशल फील कर रही थी। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली और वह धीरे से अपने मन में बोली, क्या किया अभी अभिमन्यु ने? वो हमें इस तरह से किस कैसे कर सकते हैं? इप्शिता ये बात अपनी आंखें बंद करके सोच ही रही थी और तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, क्या सोच रही हैं आप इप्शिता? इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ में फील किया, उसने अपनी आंखें खोली और वह अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु बड़े प्यार से उसके हाथ को सहला रहा था और उसकी तरफ देखकर वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु ने इप्शिता से ये सवाल पूछा और वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन इप्शिता उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बस चुपचाप बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं। इप्शिता को इस तरह शर्माते देखकर अभिमन्यु उसके करीब गया और उसके कान के पास जाकर अपनी डीप वॉइस में कहा, अब हम आपसे जब प्यार करते हैं और हमने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तो क्या हम आपको एक किस नहीं कर सकते? इप्शिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन अभी तक उसने अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अभिमन्यु उसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, इप्शिता, आप कुछ बोलेंगी या हमने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया? क्या जवाब दें अब हम अभिमन्यु को? जब अभिमन्यु ने देखा कि इप्शिता कुछ बोल नहीं रही है, वो थोड़ा सा अपसेट हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, हम आपको इस तरह से अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते थे। इतना बोलकर वह इप्शिता के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगा। इप्शिता ने जैसे ही इस बात को सुना और उसे जैसे ही महसूस हुआ कि अभिमन्यु उसका हाथ छोड़ रहा है, इप्शिता ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम भला क्यों अनकंफर्टेबल होंगे? वो तो आपने अचानक से किस किया तो हमें समझ नहीं आया कि हम क्या बोलें, हम बस थोड़ा शॉक्ड हो गए थे। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर खुश होते हुए बोला, ओह, इसका मतलब आप एम्बैरस नहीं हैं। अभिमन्यु ने इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर ये बात पूछी कि इप्शिता ने भी जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, हम भला क्यों एम्बैरस होंगे? अभिमन्यु उसकी बात सुनकर काफी खुश हो गया और तभी उसने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब हमने आपको किस किया तो आपको अच्छा लगा। इप्शिता, जो अभिमन्यु की तरफ देख रही थी, उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु उसे इस तरह सिर हिलाते देखकर और भी ज्यादा खुश हो गया। उसने इप्शिता के हाथ को कस कर पकड़ते हुए उसके और नजदीक जाकर उसकी कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, तो फिर हम आपको एक और बार किस कर लें? इप्शिता उसकी ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभिमन्यु इस तरह से फिर से किस करने के लिए बोल देगा। इप्शिता ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, अभी हम खा रहे हैं, आप भी अपना खाना फिनिश करिए। इतना बोलकर इप्शिता ने अभिमन्यु को खुद से थोड़ा दूर किया और वो जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगी। अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, तो इसका मतलब खाने के बाद हम एक और बार किस कर सकते हैं ना? इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर शर्माते हुए बोली, अभिमन्यु, प्लीज बी क्वाइट। अभिमन्यु ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्यों?
हम तो यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आए हैं, तो फिर हम क्यों चुप रहें भला? और बताइए ना, खाना फिनिश करने के बाद हम आपको फिर से किस कर सकते हैं ना? जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्सिता ने अभिमन्यु को परेशान करने के लिए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनी, वो अपसेट होते हुए बोला, क्यों? इप्सिता ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। इतना बोलकर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज ना, अब हम आपसे सिर्फ किस मांग रहे हैं, तो आप इस तरह से नखरे दिखा रही हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, हमें तो आपसे बहुत सारी किसेस चाहिए। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के नजदीक आया और उसके गाल पर एक किस करते हुए बोला, ऐसे। इप्सिता अभिमन्यु के किस को फील करके मुस्कुराने लगी और उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु अपने गाल पर हाथ रखकर इप्सिता को निहार रहा था। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु ने उत्साह से पूछा, क्यों? हम तो यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आए हैं, तो फिर हम क्यों चुप रहें भला? और बताइए ना, खाना खत्म करने के बाद हम आपको फिर से किस कर सकते हैं ना? जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्सिता ने अभिमन्यु को परेशान करने के लिए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। क्यों? अभिमन्यु अपसेट होकर बोला। इप्सिता ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। इतना बोलकर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज ना, अब हम आपसे सिर्फ किस मांग रहे हैं, तो आप इस तरह से नखरे दिखा रही हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, हमें तो आपसे बहुत सारी किसेस चाहिए। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के नजदीक आया और उसके गाल पर एक किस करते हुए बोला, ऐसे। इप्सिता अभिमन्यु के किस को महसूस करके मुस्कुराने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु अपने गाल पर हाथ रखकर इप्सिता को निहार रहा था। इप्सिता उसे इस तरह देखकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं अभिमन्यु? ऐसे मत देखिए, हमें शर्म आती है। आपको हमसे शर्म आ रही है? हमें नहीं लगता कि आपको इस तरह हमसे शर्माना चाहिए। और वैसे भी हम पहले भी तो एक बार किस कर चुके हैं ना, आपको याद है ना? अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु ने 6 महीने पहले पार्टी में हुई किस को याद करते हुए ये बात इप्सिता से कही। असल में अभिमन्यु जानना चाहता था कि इप्सिता को अभी भी वो सब याद है या नहीं। इप्सिता ने जैसे ही उस किस को याद किया, वो मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स, हमें याद है, हम भला उसे कैसे भूल सकते हैं? वो हमारी लाइफ की पहली किस थी। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, वो इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता के मुंह से ये सुनकर कि वो उसकी पहली किस थी, वो और भी ज्यादा खुश हो गया। वो इप्सिता के बिल्कुल करीब आया। उसने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, जानते हैं हम। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर अपना सिर रखा और इप्सिता के गाल को चूमते हुए बोला, आप जानती हैं, उस किस के बाद से ही हम आपके लिए काफी कुछ फील करने लगे थे, लेकिन उस समय हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिल पाया। इप्सिता अभिमन्यु की बात चुपचाप सुन रही थी। जिस तरह से अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे को पकड़ रखा था और वो उसके इतने करीब था, इप्सिता के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थीं। अभिमन्यु के चेहरे को अपने चेहरे के इतने नजदीक देखकर इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, आप अभी ये सब बातें छोड़िए और हमें ये बताइए, आप यहाँ पर हैं तो फिर उदयपुर में आपके सारे काम कौन देख रहा है? अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी, उसने एक गहरी सांस ली और उसने इप्सिता के कंधे पर से अपना हाथ हटाकर आराम से कुर्सी का सहारा लेते हुए कहा, समर्थ है वहाँ पर सब कुछ हैंडल करने के लिए, और वैसे भी हम अपने अलावा सिर्फ उसी पर ही भरोसा करते हैं। बाकी तो हमें राजमहल के किसी भी इंसान पर जरा भी भरोसा नहीं बचा है। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इप्सिता उसकी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप ये बात पूछ रही हैं, भूल गईं क्या? हमारी शादी किस वजह से रुकी थी? हमारे घर वाले ही थे जिन्होंने आपको जान से मारने की प्लानिंग की थी,
और अभी अगर हम दोनों यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठे होते, बल्कि हम दोनों भी शादीशुदा कपल की तरह राजमहल में होते और अपनी फ्यूचर की फैमिली प्लानिंग कर रहे होते। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुराया और इप्शिता उसकी बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने अभिमन्यु का चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, कुछ भी मत बोला करिए। वैसे ये बताइए, आपका काम तो काफी ज्यादा होता है, तो फिर क्या समर्थ आपका सारा काम संभाल लेते हैं? अभिमन्यु ने समर्थ की थोड़ी तारीफ करते हुए कहा, हाँ, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो सिर्फ हमारा ही काम नहीं, साथ में अपनी कंपनी के भी काम को देख लेता है। और उसने ही हमें यहाँ पर भेजने के लिए और आपको मनाने के लिए भी समझाया था। सच में कभी कभी तो हम खुद को लकी फील करते हैं कि हमें समर्थ जैसा बेस्ट फ्रेंड मिला। इप्शिता अभिमन्यु से समर्थ के बारे में ही बात कर रही थी कि तभी अभिमन्यु का फोन बजा और अभिमन्यु ने जैसे ही अपना फोन उठाया और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, शैतान की बात की और फोन भी आ गया। इप्शिता उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देख रही थी। तभी इप्शिता की नजर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर गई। उस पर समर्थ नाम लिखा हुआ था। अभिमन्यु ने उसका कॉल वहीं पर पिकअप करने से पहले इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, हम समर्थ से थोड़ी सी बात कर लें? इप्शिता ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, और आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? वैसे भी हो सकता है उन्होंने कोई जरूरी बात बताने के लिए कॉल किया हो। इप्शिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हाँ, वो इतने दिनों से हमें सारी जरूरी बातें ही तो बता रहा है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल पिकअप किया और वो वहां से उठकर कहीं भी नहीं गया, बल्कि वहीं इप्शिता के सामने ही बैठकर उससे बात करने लगा। अभिमन्यु ने अभी भी अपने हाथ में इप्शिता का हाथ पकड़ रखा था, इसलिए उसने मोबाइल फोन को स्पीकर पर रखते हुए कहा, हेलो समर्थ, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से समर्थ की आवाज आई, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, अभिमन्यु ने कहा। तुम पहले ये बताओ, वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है? इप्शिता भाभी से तुम्हारी बात हुई या नहीं? समर्थ ने कहा। हाँ, बात हुई और हमने उन्हें सच्चाई बताकर मना भी लिया है, अभिमन्यु ने खुश होते हुए कहा। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी क्योंकि अभिमन्यु स्पीकर पर समर्थ से बात कर रहा था। इप्शिता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु इस तरह से बात करेगा। वो अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, वैसे तुमने हमें किस लिए फोन किया है, ये बताओ। समर्थ ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा, मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया हो तो फिर प्लीज तुम अब जल्दी यहाँ वापस आ जाओ। क्यों, अब क्या हो गया? अभिमन्यु उसकी ये बात सुनकर बोला। समर्थ ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, चाचा जी अपनी अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे बड़े भाई अभिनव को राजा सा बनाने की पूरी कोशिश में लग गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मासा के साथ भी गद्दारी करना शुरू कर दिया है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, अब हम उनसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब वो इप्शिता को जान से मारने की प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी ना हो और हमें राजगद्दी ना मिले। तो अब राजगद्दी हासिल करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी ही वहां आएंगे। अभिमन्यु की ये बात सुनकर समर्थ ने कहा, तुम्हें पता है, मासा ने उन्हें अभिनव का राज्याभिषेक करने से रोकने के लिए उनसे भी शादी वाली बात कही। तब से तुम्हारे चाचा जी अभिनव के लिए किसी राजघराने की लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्हें जैसे ही कोई लड़की मिल जाएगी, वो तुरंत ही अभिनव की शादी कर देंगे और फिर वो उदयपुर का नया राजा बन जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आओ। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन नजर आने लगी थी, लेकिन इप्शिता उसके चेहरे को देखकर उसकी टेंशन समझ गई और उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ के ऊपर रखकर उसे तसल्ली दी। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने समर्थ से कहा, वैसे एक बात कहें, हमें वहां वापस आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। वैसे भी समर्थ, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम इतने सालों से कुंवर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हम अब इन सारी जिम्मेदारियों से बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। और अगर चाचा जी यही चाहते हैं कि अभिनव उदयपुर के राजा बने तो यही सही। वैसे भी अगर अभिनव हमारे बड़े भाई हैं तो राजा बनने का हक उन्हीं का है, हमारा नहीं। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्शिता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु के अलावा और कोई भी राजा बने। उसे पता था सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही राजा बनने का हकदार था। अभिमन्यु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा,
तुम वैसे भी जानते हो, हमें कभी भी राजा बनने का कोई शौक नहीं था। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ मासा और राजमहल के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसलिए अगर अभिनव राजा बन भी जाते हैं तो हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। समर्थ उसकी पूरी बात सुनकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, सीरियसली अभिमन्यु, तुम ये बात बोल रहे हो? हमें तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ जानते हुए भी कि अगर तुम्हारे चाचा सा, भाई या तुम्हारे अलावा कोई भी राजा सा बनेगा तो राजमहल में कितने बदलाव हो जाएंगे और कुछ भी सही तरह से नहीं होगा। उसके बावजूद भी तुम ये बात कैसे बोल सकते हो? और मैं अब दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मैं रहकर अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही राजा बनो। मैं क्या, मासा, अर्पिता और सब लोग यही चाहते हैं। तुम हम सब की उम्मीद पर इस तरह से पानी नहीं फेर सकते, समझे? अच्छा ठीक है, अब आप हमें डांटना बंद करिए। अभिमन्यु समर्थ की डांट सुनकर बोला। समर्थ ने बात बदलते हुए कहा, वैसे तुम हमें ये बताओ, इप्शिता भाभी से तुम्हारी बात हुई या नहीं? तुम जल्द ही उनसे शादी कर लो, जिससे कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु समर्थ की बात सुन रहा था। उसने उसकी बात सुनकर कहा, वैसे एक बात बताओ, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो किया या नहीं? समर्थ की ये बात सुनते ही अभिमन्यु ने अपने दूसरे हाथ से जल्दी से फोन का स्पीकर बंद किया और फोन अपने कान में लगाते हुए कहा, हाँ, और अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, तुमसे बाद में बात करेंगे। समर्थ उसकी ये बात सुनकर धीमी आवाज में बोला, अरे, मैंने तुझसे कहा था कि अगर इप्शिता भाभी तेरी बात मान जाए तो तू अपने प्यार का इजहार कर देना, और तूने ऐसा किया या नहीं? समर्थ ये बात बोल ही रहा था कि अभिमन्यु ने कहा, हाँ हाँ, तुमने जो कहा था हमने वो किया, अब तुम फोन रखो। इप्शिता अभिमन्यु को इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर उसे घूरने लगी, और अभिमन्यु को पता था समर्थ ऐसी कोई बात जरूर करेगा, इसीलिए उसने फोन कॉल का स्पीकर ऑफ कर दिया था। तभी समर्थ ने कहा, और हाँ, हमें तुम्हें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अभिमन्यु ने कहा, बोलो, क्या बात है? समर्थ ने कहा, वो एक्चुअली। समर्थ के मुंह से अर्पिता का नाम सुनकर अभिमन्यु ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या हुआ, पूरी बात बताओ हमें। समर्थ ने कहा, एक्चुअली जयराज ने अर्पिता को डाइवोर्स पेपर सेंड किए हैं। मैंने वो पेपर सिर्फ अर्पिता को ले जाकर दिए। वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन उसने ये बात मासा को बताने से मना किया है। मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपने मन में कहा, क्या जयराज ने अर्पिता को डाइवोर्स पेपर दिए हैं? पता नहीं हमारी अर्पिता के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अभिमन्यु सोच ही रहा था कि तभी समर्थ ने कहा, हेलो अभिमन्यु, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अभिमन्यु ने एकदम सीरियस आवाज में कहा, ठीक है, हम जल्दी वहां आने की कोशिश करते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल कट कर दिया, और उसके दिमाग में अभी भी अर्पिता की डाइवोर्स वाली बात चल रही थी। इप्शिता ने उसे इस तरह इतना सीरियस होते देखकर धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर भी कुछ जवाब नहीं दिया। वो जिस तरह सोच में डूबा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी बहुत बड़ी बात के बारे में सोच रहा है। इप्शिता ने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, आखिर ऐसा क्या कहा समर्थ ने जो अभिमन्यु इतने ज्यादा सीरियस हो गए हैं? अभिमन्यु का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो उनके चाचा का बेटा राजा बन जाएगा, और हम जानते हैं ऐसा होना ठीक नहीं होगा। इप्शिता सोच ही रही थी कि तभी उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से अभिमन्यु के बियर्ड को टच करते हुए कहा, अभिमन्यु, क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। क्या कहा समर्थ ने, और आपने अचानक से स्पीकर क्यों बंद कर दिया? अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर बोला, अरे, वो बस हम दोनों की थोड़ी पर्सनल बात थी। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। वो उसके हाथ को अपने गाल पर फील कर रहा था। इप्शिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अभिमन्यु, हम आपसे एक बात कहें? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्शिता उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, हम चाहते हैं कि आप ही राजा बने, क्योंकि आपके अलावा अगर कोई और राजा बना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ आप ही सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। इप्शिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, हम इस तरह राजा नहीं बन सकते। उसके लिए आपको हमसे शादी करनी होगी, क्योंकि बिना शादी किए हम राजा नहीं बनेंगे और किसी और से हम शादी करेंगे नहीं।
इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी वो थोड़ा सोच में पड़ गई। उसे इस तरह सोच में डूबा देख अभिमन्यु ने उसके हाथों को अपने गले लगाते हुए कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं इप्शिता, हम आपको अब ज्यादा सफर करने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि आप इस चीज के लिए कोई भी सैक्रिफाइसेस करें, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम सारी चीजों को अपनी तरह से हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। अभिमन्यु इतना बोलकर चुप हुआ। इप्शिता कुछ सोच ही रही थी, उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। उसे देखकर इप्शिता ने अपने मन में कहा, हम जानते हैं कि जब तक अभिमन्यु की शादी नहीं होगी तब तक वो राजा सा नहीं बन पाएंगे। उनके लिए ये कितना जरूरी है। इप्शिता इतना बोलकर अपने मन में कुछ सोच ही रही थी, तभी अभिमन्यु ने कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? इप्शिता अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, आपने हमसे बीच में पूछा था ना, हम आपके उस बात का जवाब देते हैं। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं अभिमन्यु। जैसे ही अभिमन्यु ने ये सुना वो बिल्कुल हैरान होते हुए बोला, क्या? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखते हुए उसके माथे को चूम लिया और कहा, इप्शिता सच बताएं तो हम बात नहीं बता सकते कि हम कितना खुश हैं। अभिमन्यु को इतना खुश देखकर इप्शिता मुस्कुराने लगी। तभी उसने कहा, लेकिन हमें नहीं लगता मासा अब हमें आपकी पत्नी बनने देंगी, क्योंकि अब हम मॉडल बन चुके हैं और ये बात मासा को तो पता ही चल गई होगी, तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी। वो हमें अपने घर की बहू बनाने के लिए मानेंगी भी या नहीं। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनी। इप्शिता को इस तरह परेशान होते देखकर उसने कहा, मासा को हम संभाल लेंगे। मासा को हमारी पूरी बात तो समझनी ही होगी, क्योंकि अब हम आपके अलावा और किसी से भी शादी नहीं करेंगे। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराई। अभिमन्यु ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, हम सच कह रहे हैं इप्शिता, अगर मासा ने हमें आपसे शादी नहीं करने दी तो हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे। हम अपनी मासा को मनाना जानते हैं, हम उन्हें मना लेंगे। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर बोली, तो फिर ठीक है, हम शादी करके आपके साथ उदयपुर चलेंगे और आपको अपनी आंखों से हम राजा सा बनते हुए देखेंगे। इतना बोलकर इप्शिता मुस्कुराने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसे अपने गले लगा लिया और उसके माथे को चूमा। इप्शिता अभिमन्यु के गले लगी हुई थी। तभी अभिमन्यु के दिमाग में बात आई और उसने इप्शिता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे देखकर इप्शिता ने उससे हैरानी से पूछा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप अभिमन्यु? अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हर बार हम इतने सेल्फिश कैसे हो जाते हैं, हम आपके बारे में सोचते ही नहीं। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर कंफ्यूज्ड होते हुए बोली, क्या मतलब है आपका, आप कहाँ सेल्फिश हो रहे हैं? अभिमन्यु ने कहा, हो तो रहे हैं हम सेल्फिश, देखिए फिर से हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आपके करियर के बारे में क्या? अगर आपने हमसे शादी की तो फिर आपका मॉडलिंग करियर? नहीं नहीं, हम आपके करियर के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। वैसे भी आपका ये मॉडल बनने का सपना बहुत पुराना है, हम आपके सपने को इस तरह टूटा हुआ नहीं देख पाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से अपना करियर छोड़ें, हम आपको वर्ल्ड फेमस होते देखना चाहते हैं। आपने जो कुछ भी सोचा है हम वो सब कुछ आपको अचीव करते हुए देखेंगे। अगर आप हमारे साथ शादी करके उदयपुर गई तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं इप्शिता, हमें नहीं लगता हमारा आपसे शादी करने का डिसीजन सही होगा, वो भी इस शर्त पर तो बिल्कुल भी नहीं कि आप अपना करियर। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी इप्शिता ने उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहा, अभिमन्यु हमारे बारे में कितना सोच रहे हैं, हमें भी उनके बारे में सोचना तो होगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम उनकी पत्नी बन गए तो फिर हमारा मॉडलिंग करियर तो। इप्शिता इतना सोचकर थोड़ी सी मायूस हो गई। अभिमन्यु ने इप्शिता के दोनों गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है इप्शिता, हमने कहा ना, हम अब आपको किसी भी तरह का कोई सैक्रिफाइस नहीं करने देंगे। आपकी अपनी लाइफ है, आप इसे अपनी तरह से जिएंगे। इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ। जैसे ही इप्शिता ने ये बात कही अभिमन्यु बिल्कुल शॉक हो गया और उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगा। इप्शिता ने अभिमन्यु के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, हमारा मॉडल बनने का सपना तो था, लेकिन अब हमारा मॉडल बनने के साथ साथ आपको उदयपुर के ताजमहल का राजा सा बनते हुए देखना भी है। तो क्या आप हमारा ये सपना पूरा नहीं करेंगे? अभिमन्यु इप्शिता की ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसने इप्शिता के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, इप्शिता, आपको मालूम है आप ये क्या बोल रही हैं? अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्शिता ने उसकी बात उसे पूरी ही नहीं करने दिया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा,
हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सच में चाहते हैं कि बस आप ही उदयपुर के राजा सा बने। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर? इप्सिता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे पास एक प्लान है जिससे हमारी शादी भी हो जाएगी और आप उदयपुर के राजा भी बन जाएंगे और हमारा मॉडलिंग करियर भी खत्म नहीं होगा। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही, वो ओवर एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या सच में? आपके पास सच में कोई प्लान है? इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, तो फिर आप वेट किस चीज का कर रही हैं? बताइए हमें। टू बी कंटिन्यूड।